सही, प्रेजेंटेशन भी क्लियर, आपकी वॉइस भी मुझे क्लियर लग रही है। आप स्टार्ट कर लें, अगर कोई हाँ, चीज़ अच्छा, होगी कोई तो डिस्क्रिपेंसी होगी तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? मैं फ़ोन आपको, मेरे हाँ, पास। मुझे कोई इश्यू लगेगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, या मैं आपको इसी पे बता दूंगा, वो जैसे ठीक कंफर्टेबल हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है। जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है ना, अस्सलाम वालेकुम करती हूँ, जवाब मुझे नहीं मिलता। अब मगर क्या करें, मजबूरी है, ठीक है? दिस इज़ हाउ वी हैव टू ऑल। जी, वालेकुम अस्सलाम मैडम। आपको चैट पे, अगर आप चैट सामने है आपके, तो उस पे आप तो चैट पे रिस्पॉन्सेज हाँ, दे हाँ, हाँ, सकते मुझे हैं। पता है। मैं बच्चों से सिर्फ़ मुझे बड़ा मतलब मेरी आदत है कि मैं इंटरैक्टिव हाँ लेक्चर्स लेती हूँ, इस वजह चलो, वेरी गुड। अच्छा जनाब, आज हमारी हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन राइटिंग। I think you've had a few lectures regarding research. So I would just like do a little recap before we start doing the introduction writing. The first thing what you really need to do once you are doing your research is do literature search. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी टॉपिक आ रहा है, एनी टॉपिक, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कोई सर्जरी के हवाले से, पब्लिक हेल्थ में रिड्यूसिंग usage of antibiotics, or introducing first aid in a community, whatever, ठीक है? What you need to first do is have literature search done कि अब तक के काम हुआ क्या है भाई, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको 10 के करीब, 5 के करीब, 2 के करीब भी रिसर्चेज मिल जाती हैं in Karachi, in your community, in your society, I think that's not a very novel idea to sort of do that research, right? So then you need to start thinking again. Because the point is कि research अगर करना है तो it has to have some novelty in it, some thing which is going to be beneficial. I mean, the objective is not only to have a research paper written on your name और आपने अपने सीवी में ऐड कर लिया, और सीवी में भी ऐड कर लिया, और अगर उसकी मतलब रिसर्च की कोई नॉवेल्टी नहीं है ना, कोई वो नयापन नहीं है, तो उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं है, ठीक है? सो first things first, literature search. Then you have to point down a nice, good research title. ठीक है? Research title आपका हो गया। अब रिसर्च टाइटल के बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स बनाने मतलब ये कि आपने उस जहां भी आपने पहुंचना है उस तक पहुंचना कैसे, ठीक है? अच्छा, और लिटरेचर सर्च करना, दामन आपने छोड़ना नहीं है, साथ साथ आपने लिटरेचर सर्च करते जाना है। फिर टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं, सेइंग के हमने कोई रिसर्च करनी है तो क्वेश्चन बनाना है, तो लिटरेचर सर्च करना है। हेलो, अच्छा अच्छा, सॉरी। तो उसके बाद आपने ये कर लिया लिटरेचर सर्च में, साथ साथ फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए। नाउ कम्स द टास्क ऑफ राइटिंग द इंट्रोडक्शन, ठीक है? इंट्रोडक्शन में अच्छा, जनरली अगर मेरी ऐसे कोई क्लास होती है ना इंटरएक्टिव किस्म की, तो मैं तो आप लोगों से पूछूं कि व्हाट डू यू थिंक शुड कम इन एन इंट्रोडक्शन। कैन एक वन और टू स्टूडेंट टाइप इन सेइंग कि इंट्रोडक्शन में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए, जल्दी से, जस्ट अ क्विक थिंग। व्हाट डू यू थिंक रिसर्च में इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? Okay, I know Sumaya Qadir saying listening, ma'am. Okay. Problem and purpose. Mahad saying problem and purpose of the study. Purpose of the research. Afreen saying
brief summary of what's to follow. Okay, that's the, like, you know, once one, for example, अगर तुम कोई research पढ़ने जाते हो तो in an abstract also ज़ाहिर पता है शुरू में टाइटल आ जाता है, टाइटल के बाद आपका ये आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ऑब्जेक्टिव्स के बाद आपका sort of main essence आ जाता है. That is what your introduction is all about. ठीक है, अगर हम abstract पढ़ रहे हैं, अगर हम main टॉपिक पढ़ रहे हैं यानी कि रिसर्च पूरी निकाल के फुल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने इंट्रोडक्शन इज दैट थिंग दैट हैज टू बी वेरी कैची, यू नो, इट शुड बी डिफाइनिंग द टाइटल. यहाँ पर शुरू में एक दो ने ये लिखा कि वी विल बी existing literature on your topic, epidemiology and prevalence, and why we need to do the research. Why we need to research right away introduction में नहीं आएगा, but yes, what work has been done, but how are we going to do it is what I'll tell you, what how we will do this introduction writing. आपने करना ये है कि क्या हो गया भाई, अच्छा, we need to develop a background and then we need to do the rationale. You know, somebody said कि हमने ये लिखना है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, why are we doing the research. Build research rationale is why are we doing the research, right? But the background that we need to develop is the first thing that somebody the reader is going to read. So it has to be very catchy, it has to be like, you know, sort of grasping the eye of the reader. So to make it interesting, we will start what is known. ठीक है, what is known से मुराद what is known से मुराद ये कि overall किसी भी topic के हवाले से what is the understanding of the world. Yeah, so when we starting, we are going to talk about globally. ठीक है, then we will talk about the unknown, what is the gap that we want to fill in, and then how should we fill in the gap. Okay, here we will see a little small video so that like, you know, the understanding is built, and then we will talk about it. After the title page, reader's first true. True interaction with the research paper is the introduction. Your introduction will establish the foundation upon which your readers approach your work. Can you guys hear me? Hear the video? मैडम आपकी वीडियो जो है ना वो इस पे शो नहीं हो रही है सामने, जो है ना नजर नहीं आ रही है, उस पे वीडियो आपने अलग से चलाई है? मैंने अलग से चलाई है, बिल्कुल. इसको मैं शेयर कैसे करूंगी? इसको आप एक काम करें, शेयर पे जाके ना योर डेस्कटॉप शेयर करें आप फिर. डेस्कटॉप शेयर करूं? हाँ. एक सेकेंड में देखिए. हाँ दे, पहले स्टॉप शेयरिंग करें. अच्छा, स्टॉप शेयरिंग कर दूं? ठीक है, स्टॉप शेयरिंग करेंगे, फिर शेयर अगेन करेंगे तो उसमें फिर डेस्क स्क्रीन पूरा सिलेक्ट करेंगे. अच्छा, अब इसको दोबारा से इसको मिनिमाइज कर दूं जो मेरी वीडियो है, और हाँ, फिर शेयर स्क्रीन करें. आप शेयर पे अच्छा, क्लिक करें, फिर स्क्रीन कंप्लीट शेयर करें. पहले आपने शायद सिर्फ प्रेजेंटेशन शेयर की हुई. ठीक है, सारी है. नहीं, इसकी आवाज इतनी सही नहीं है. आवाज साफ नहीं आ रही है? आवाज साफ नहीं है. आपने ये ब्राउजर शेयर किया है? अब देखो. अच्छा, इसमें देखें, इसमें शेयर कंप्यूटर साउंड का एक ऑप्शन आ रहा होगा इसी के साथ ही, शेयर के साथ जो है ना नीचे शेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो. अच्छा, एक मिनट रुकना. बस हादिन, जरा भैया को बुलाइएगा प्लीज. ये जो वीडियो है इसके ऊपर शेयर का ऑप्शन है? जो वीडियो है उसके ऊपर शेयर का ऑप्शन होगा? हेलो,
आप स्क्रीन दबाएंगे तो जो आपकी चली होगी ना स्क्रीन को उधर दिखा रहे होंगे, कह रहे? ये स्क्रीन शो हो रही है लेकिन इसकी हाँ, ऑडियो स्क्रीन दबाएं, एक मिनट। अच्छा, 1 मिनट। अब आ रही है, नहीं आ रही है? वीडियो आ रही है उनको, वीडियो आ रही है वीडियो शो, नहीं आ रही लेकिन उनको। ऑडियो इसकी लो है। ऑडियो नहीं आ रही है? हाँ, ऑडियो ऑडियो नहीं लो आ है। रही है। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी प्ले करें आप। अभी आवाज नहीं है। पीपीटी आ रही है नजर? ये पीपीटी नजर आ रही है। चलो ठीक है, जब तक हम ये यहाँ पे ये लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, मैं पीपीटी पे ही आगे चलती हूँ। ठीक है। नहीं स्क्रीन पे ही है, जो भी आप चेंज करेंगे वो नजर ये है, ये दबाएं, अब प्ले करें। Research paper. Since it is not after the title page and abstract, the reader's first true interaction with the research paper. आदिम यहाँ बैठ के देखते रहना कि If you स्पीकर use गलती the से tips ये in भी the थोड़ा सा discussion, वॉल्यूम बढ़ा दो तो ठीक हो जाएगा। logically apply the rules set in your introduction to all parts of your paper, all the way through the conclusion. What exactly is the purpose of the introduction? Think about your paper as a chronological story. It will begin at point A, the introduction, and move in time towards point B, the discussion, the foundation. After the title page and abstract, the reader's first true interaction with your research paper is the introduction. Your introduction will establish the foundation upon which your readers approach your work. And if you use the tips we discuss in this video, these readers should be able to logically apply the rules set in your introduction to all parts of your paper, all the way through the conclusion. What exactly is the purpose of the introduction? Think about your paper as a chronological story. It will begin at point A, the introduction, and move in time towards point B, the discussion and conclusion. Since your introduction includes content about the gaps in knowledge that your study aims to fill, the results you elaborate on in your discussion section should together are what is established or what is known. The missing piece is the gap in knowledge, or what is currently unknown. This is what your study will be helping to explain. So the context you provide in the introduction must first identify that there is a knowledge gap and what it is. It must explain why it needs to be filled, and then briefly summarize how this study intends to fill that gap and why. The introduction is one of the most compact parts of the research paper, since it is not very long but needs to essentially give a complete overview of the context in which your study is taking place and your specific reasons for doing the study. Most tend to be around 10% of the total length of your paper. The introduction consists of background information about a topic being studied, the rationale for undertaking the study or for filling the gap with this particular information, key references to preliminary work or closely related papers appearing elsewhere, a clarification of important terms, definitions, or abbreviations to be used in the paper, and a review of related studies in which you give a brief but incisive analysis of work that heavily concerns your study. It could be a very similar study or one that supports the findings of your new study. So how should you structure your introduction? As you can see in this figure, your introduction should start broadly and then narrow until it reaches your hypothesis. The first thing you want to do is state your area of research and then immediately show what is already known. This is also known as background information. Then move on to what is unknown, the problem or gap you want to resolve. Finally, you should discuss how you will resolve this problem using a clear hypothesis. In step 1, you will show what is already known. Start with a strong statement that reflects your research subject area and ask questions or pose statements to frame the problems your study explores. You can ask general questions here to guide your readers to the problem and show them what we already know. For instance, what do we know about breathing capability of bottlenose dolphins? Use keywords from your title, the exact language of your study that is, to zero in
stating background information that is too broad in nature. You don't need to state too many obvious facts that your readers would know. If you are writing about bottlenose dolphins, for instance, you probably don't need to explain to them that mammals breathe oxygen. At the beginning of the introduction, you should also be sure to cite all of the sources that you use for background information and support. Only provide the necessary background information. Don't focus extensively on background, but use it to set up the context for doing this study. You should also review only relevant, up-to-date primary literature that supports your explanation of our current base of knowledge. In the second part of your introduction, you should answer the question, what is the knowledge gap? Here you will highlight areas where too little information is available. Explain how and why we should fill in that gap. What does this missing information do to impede our understanding of a process or system? And you should identify what logical next steps can be developed based on existing research. By showing you have examined current data and devised the method to find new applications and make new inferences, you're showing your peers that you are aware of the direction your research is moving in, and you're showing confidence in your decision to pursue this paper study. In the last part of your introduction, you will show how your study fills in the knowledge gap. This is where you state your purpose and give a clear hypothesis or objective of the study. The hypothesis is a very short, 1 to 2 sentence supposition or explanation of what will happen in your study. This is quite often written as an if-then format. If X and Y are present, then Z will occur. Here you should also try to answer the question, if we fill this gap, what useful information will the readers gain? Many researchers have difficulty when it comes to deciding when to write their introduction. It is important to consider the order you draft your research paper, for as you recall, everything else in the research paper must flow from the introduction. Therefore, because it is one of the most difficult sections to nail down, consider writing the introduction, results, and discussion section, and just before the conclusion. This will ensure you effectively lay a groundwork for the rest of your paper, and you can use the research you have already compiled to ensure that everything in your introduction is pertinent and accurate. In addition to content and organization, writers of research papers should also be aware of grammar and style issues that directly affect the readability and strength of the printed work. Here are some guidelines for writing the introduction section. Try and write in the active voice when possible. This will shorten your sentences and enhance the impact of your information. Always strive for concise sentences. This will allow you to get in all of the necessary information in this compact introduction section. Use stronger verbs when possible. This also impacts sentence length and strength of writing. Be careful not to overuse first-person pronouns such as I and we, and always organize your thoughts from the broad to the specific, as we have seen in our model. A strong introduction will encourage readers to read your entire research paper and help get your work published in scientific journals. For more information and tips on manuscript writing and journal submissions, visit the resources page at Wordvice. Okay. Now, ideally, just can you hear me, students? Just yes. Okay. Good. Now, just in a एक आध कोई मैसेज मुझे बताओ कि बॉटल नोज डॉल्फिन जो थी उसके बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, जल्दी से बता दो. How detailed should we talk about a topic in this? जैसे कि उसने बॉटल नोज्ड डॉल्फिन के बारे में कहा था, so what are we supposed to tell and what are we not supposed to say? I'm not getting any messages. I mean, After the title page and abstract, the reader's first कहाँ चली गई? नहीं, I just want my PPT to be अब shared. इसमें
जो शेयर स्क्रीन के बराबर में चैट वाला ऑप्शन था उस पर दोबारा क्लिक कर दें। अच्छा, चैट अभी आपको शो नहीं हो रही है मेरे पास। हाँ वही मैं देख रही हूँ। हाँ, उसके बराबर में नहीं है, शेयर स्क्रीन के बराबर में चैट चैट का ऑप्शन है। ठीक। अगर उस पर नहीं आ रहा तो मोर मोर पे जाके फिर वहां नजर आ जाएगा। अ, ठीक है, we should tell things that are not obvious, okay? Background information, and not say things that are obvious like how mammals breathe. Otto, similar studies and outline the object of a, okay, this was just to get myself an idea कि कितने लोग सुन रहे थे. So great. I suppose के it was After the title page and I don't know abstract, ये क्या the हो रहा है, readers बार-बार क्यों खुल रहा है? हाँ then? I am not sure why this is opening again. I want to open this now. Okay, ठीक है. So now we need to talk about the problem statement. Literature review is very important, and then building the rationale is very important. अच्छा, now it is a very confusing thing. हमने उसमें भी कहा कि what do we have to do, introduction सबसे end में लिखना है. The point is that the whole thing, like, you know, the final introduction is supposed to be written right at the end. But what we need to do is have an outline in mind and write a few things that has to be coming in an introduction. We need to know, we need to define what is known about the problem. We need to describe the problem, its magnitude, frequency, and distribution. For example, if we take the topic of first aid, ठीक है, मैं एक रिसर्च करना चाहती हूँ regarding first aid knowledge in children 13 to 18 year old, and then I want to prove that after the intervention the scenario will be better. ठीक है, अब ये चीज को प्रूव करने के लिए when I start writing my introduction, it is not necessary that I explain in detail what is first aid. ठीक है, एक first aid का आपने overview दे दिया कि first aid में it could be including the cardiopulmonary resuscitation along with management of bleeding, drowning, electrocution, and अगर आप इसकी डिटेल में जाके इलेक्ट्रोक्यूशन में फर्स्ट एड क्या देंगे, ब्लीडिंग में क्या देंगे, इसमें क्या देंगे, उसमें क्या देंगे, वो सब एक्सप्लेन नहीं करेंगे. दैट इज सॉर्ट ऑफ अ नोन थिंग. ठीक है, यू हैव जस्ट मेंशन कि फर्स्ट एड क्या है, और इसमें हम फॉर एग्जाम्पल अपने 13 to 18 years के बच्चों में ये देखना चाहते हैं कि बच्चों को कितनों को CPR मालूम है, और CPR मालूम है तो उन्हें ये असेसमेंट आती है कि नहीं आती है कि वो किस लेवल पे देंगे. ठीक है, विक्टिम को. ये हमने देख लिया. अब ये हमने लिख दिया. ठीक है, और लिखने के बाद हमने ये अब बात करना शुरू कर दी कि वर्ल्ड ओवर सिनेरियो क्या है. अगर किसी ने नीदरलैंड्स में ये रिसर्च की है तो इसका रिजल्ट क्या आया था, ऐसी ही रिसर्च स्टडी हुई है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी, किन एरियाज में किया गया और किन एरियाज में इफेक्टिव रहा, किन एथनिसिटी में ये किया गया, और कौन लोग थे, मेल्स ने ज्यादा अच्छे से सीखा या फीमेल्स ने अच्छे से सीखा. बट यू आर गोइंग टू गिव अ रेलेवेंस, you're going to give a overall scenario कि नीदरलैंड्स में ऐसा हुआ, कंबोडिया में ये रिसर्च क्या रिजल्ट्स आए, UAE में ये आए. अच्छा, now you're going to narrow it down. How are you going to narrow it down? By using a funnel method. ठीक है, आपने पहले ग्लोबल बात कर ली, फिर आपने इसको नैरो डाउन किया अपने रीजन में, आपने साउथ ईस्ट एशिया की बात कर ली, आपने गल्फ की
की बात कर ली, वहां पर किस डिस्ट्रीब्यूशन में हुई थी, किस एथनिसिटी में हुई थी, कौन सा जेंडर इफेक्टिव था, ठीक है, जो उनके मेन रिजल्ट्स हैं आपने मेंशन कर दिए। फिर उसके बाद प्रॉब्लम कॉजेज आपने बता दी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम बता दिया कि अगर एक प्रोग्रेस हुई और बेहतर तरीके से काम किया तो उसके डिटर्मिनेंट्स क्या थे, उसके काम करने के वजह क्या थे। फिर उसके बाद इस स्टडी के हवाले से, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक रिसर्च की, उसमें फर्स्ट एड में ये पता चला कि जी फला चीज के बारे में फीमेल्स को ज्यादा पता था और मेल्स को कम पता था, या ये कि पेरेंट्स जो हैं उनकी नॉलेज जो है वो एक्टिव थी इन स्टूडेंट्स नॉलेज। अगर कोई एजुकेटेड फैमिली है तो उसको उसके जो बच्चे होंगे वो कितना जानते थे उस बारे में, ठीक है। द फैक्टर्स दैट वुड इफेक्ट। अच्छा, अभी भी हम बात कर रहे हैं ग्लोबल की और हम बात कर रहे हैं रीजनल की। अभी तक हम इस सिनेरियो पे नहीं पहुंचे हैं कि हमने हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, ठीक है। फिर पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या दिए गए उन स्टडीज में, ठीक है, वहां की लोकल रेलेवेंस क्या थी। और अब हम यहाँ पर अपने इसको नैरो डाउन करेंगे कि हमारे पास इस्लामाबाद में ऐसी स्टडी हुई है कि नहीं हुई है, हमारे प्रोविंस में सिंध में हुई है नहीं हुई है, सिंध में ठट्टा में हुई है कि नहीं हुई है, कराची में हुई है कि नहीं हुई है। और अगर नहीं हुई है, this is the reason, these are the unanswered questions, and what remains to be answered, what are the areas that have not been understood and determined, and this is the reason why we will do it. The reason or intentions that cause a particular set of beliefs or actions, or how you can explain something, how would you explain something, तो आपका rational ये बताएगा आपने ये रिसर्च क्यों की, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इससे आउटकम क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका रैशनल एड्रेस करेगा। आपने बैकग्राउंड बता दिया था, अब रैशनल पे आ गया। We will move towards what is unknown, ठीक है। We will have to specify the gaps in the existing knowledge, non-conclusive evidence, and questioning established knowledge. We will need for research to improve existing knowledge. मतलब ये कि अगर हम ये कह रहे हैं कि जी हमारी रिसर्च ऐसी फला जगह पे हुई भी है और हम यहाँ भी कर रहे हैं, what's the point? Why would you do it? Why is it going to be interesting for any reader? He has to find it interesting in the sense कि अभी तक ये रिसर्च ये चीजें हो चुकी हैं और इस सिनेरियो में ये रिसर्च नहीं हो। इवन इफ यू आर रेप्लिकेटिंग द स्टडी, अगर फॉर एग्जांपल नेपाल में कोई स्टडी हो गई है फर्स्ट एड के बारे में, मगर वो दूसरे एज ग्रुप में हुई है, आपने बिल्कुल उसी तरह से उसको रेप्लिकेट कर लिया, मगर आपने 13 to 18 में कर लिया, आपने ओल्ड एज में कर। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट एड की टीचिंग्स ओल्ड एज में, अब वो जो बंदा जिसको खुद फर्स्ट एड की जरूरत है वो ओल्ड एज फर्स्ट एड सीखने निकलेगा, तो आई मीन इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड आइडिया। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि उसको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, उसको हम अवेयरनेस दे सकते हैं, उसको हम ये बता सकते हैं कि भाई क्या इस सिनेरियो में कम से कम आप क्या कर सकते हैं, एक फोन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मगर उसको आप निटिग्रिटी ऑफ सीपीआर नहीं बताएंगे, उस बंदे के अंदर खुद ही दम नहीं है, तो वो जो है, तो ये इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ऑफ कोर्स आपने ये देखना है कि कौन सा एज ग्रुप लुक्रेटिव है फॉर दैट पर्टिकुलर स्टडी, ठीक है ना। तो अच्छा, फीमेल्स किस तरीके से क्या बेहतर तरीके से सीपीआर दे सकेंगी या मेल्स बेहतर तरीके से, ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं स्टडी हुई हो। इट्स नॉट, आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड हियर एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेमिनिस्ट हियर एंड आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, सो प्लीज डू नॉट टेक इट ऑन हार्ट, ठीक है। सिग्निफिकेंस में यही है कि the what knowledge will be generated by research, what are the priorities of the region। अगर हम यहाँ पर येलो फीवर की इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करना शुरू कर दें, it's not going to make sense, it's not required in the region, yeah।
बट अगर हम यहाँ पर कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या हर जगह कोरोना वायरस का इस वक्त, यू वोंट बिलीव इट, अब जो है वो हर जगह आईआरबी में सिर्फ और सिर्फ कोरोना की ही रिसर्चेस आ रही हैं, बिकॉज दैट इज द मोस्ट priority thing, that is the most needed thing. ठीक है, and then how will it serve the purpose, you know, serve the purpose से मुराद ये है कि इसका कोई फायदा भी होगा कम्युनिटी को ओवरऑल। हमने अगेन येलो फीवर का एग्जांपल दूंगी कि येलो फीवर के बारे में हमने मालूमात हासिल कर ली, हमने स्टडी कर ली, मेडिकल स्टूडेंट्स की नॉलेज चेक कर ली येलो फीवर के बारे में, ठीक है, येलो फीवर के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन थी, मगर अगर 100% उनके पास इन्फॉर्मेशन थी तो क्या पॉइंट हुआ, क्या फायदा हुआ? हाँ, अगेन introduction writing tips, we've talked about the video explained the tips very well, but we will talk about it. It has to be very logical, it does not have to be absurd कि जी आप कहीं खलाबे मिला रहे हो. They should be in sequence, right? And they should be very logical. The size matters. If it's a very long introduction for about 1,000 words or 2,000 words, it is not going to be interesting. Nobody is going to read it unless it's a thesis, a little thesis. When we're talking about thesis, it's a little different, right? But when we are talking about a paper, journal paper, hardly 500 to 750 words would be more than enough. Ideally, anything between around about 300 to 600 is a good introduction. Okay? We have talked about it that it should be a last part, and then review previous studies of your topic. Every person can study the same topic in a different way, but you start your own research. You must become aware of the discoveries other scholars made. Don't need to reinvent the wheel. Why would we want to do the same? हाँ, again, अगर for example मैं मलेरिया की prevalence in a community देख रही हूँ 2017 तक की published है, ठीक है, अब अगर मैं 2020 में वही चीज बिल्कुल वैसी की वैसी उठा के करना चाहती हूँ, and it has a priority, अभी तक मलेरिया जो है वो 100% catered for नहीं है या डायरिया नहीं है, in that scenario, in that area, in that age group, it would still matter. But for example मलेरिया खत्म हो गया एक एरिया में, हाँ, तो उस एरिया में दोबारा से उस रिसर्च को करने का कोई सेंस बनता है? I mean, you would for example you making a biryani, आपने बहुत सारी देख ली हैं शॉप्स, आपने एक्सप्लोर कर लिया है कि ये राइस सबसे बेस्ट है, ये चावल मैं यूज करूंगी टू कुक माय बिरयानी, या but when I am doing that, maybe out of a blue I would want to explore another type of rice. I might do it, but then you will still think about it कि यार already tried out, इतनी सारे मैंने राइस प्रैक्टिस कर लिए हैं, देख लिया है, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी मोर बेटर कि मैं खामखा की अपनी एनर्जी भी वेस्ट करूं, अपनी ओवरऑल क्या कहते हैं पूरे पोटेंशियल्स को लगाऊं, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता चले कि मुझे वापस, और माइंड यू प्रोबेबली गर्ल्स वुड नो दिस बेटर, हम बाजार जाते हैं, कोई चीज हमें पहली दुकान में अगर पसंद आ जाती है और हम पूरा बाजार घूम के फिर दोबारा उसी दुकान में आके वो चीज खरीदते हैं. It happens, right? So sometimes, I'm not saying that research is not important or we should not be doing it, but then sometimes tried out things, किसी चाची की मामी ने बता दिया था फलां के जूते अच्छे हैं, तो अगर जूते हमने खरीद लिए हैं तो वो they do end up well, right? अच्छा जनाब, ये हमारी ओवरऑल वो हो गया, फनल मॉडल कहलाता है ना, कि हम इसके अंदर जनरल स्टेटमेंट की बात कर लेंगे. जनरल स्टेटमेंट में हमने ग्लोबल बात कर ली, रीजन बात कर ली, अपनी कंट्री बात कर ली, अपनी कंट्री के बाद अपना प्रोविंस बात कर लिया, प्रोविंस के बाद जो है वो अपनी सिटी बात कर ली, और फिर उसके अंदर आपने ये इसको नैरो डाउन कर दिया, और नैरो डाउन करके आपने अब बता दिया कि ये सब कुछ हो चुका है और मैं आइदर मैं यही चीज दोबारा करने वाली हूँ क्योंकि मेरे सिनेरियो में नहीं हुआ हुआ,
ये इस एज ग्रुप में नहीं हुआ हुआ, और इस एज ग्रुप की रेलेवेंस क्या है, क्यों मैं करना चाहती हूँ इस एज ग्रुप में, ठीक है। हो सकता है कि कहीं और ऐसी एज ग्रुप को टच किया गया है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे, इस वजह से मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है। Now let's do an example. It is the use of non-prescribed antibiotics for children in an urban community in Mongolia. Okay? Initially, आपका पैराग्राफ क्या होगा कि studies from America, Asia and European countries which would indicate अच्छा, फिर उसके बाद it would indicate America, Asia, and Europe. The statistics tell us that 22% to 70% of the parents have misconceptions about the appropriate application. Okay, ये जो 22% to 70% बताया जा रहा है, ये अमेरिकन, एशियन एंड यूरोपियन कम्युनिटी में बताया जा रहा है। पेरेंट्स की मिसकंसेप्शन बताई जा रही है, यानी कि ऑलरेडी ये प्रूवन है, एक रिसर्च में प्रूव हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे रेफरेंसेस दी जा रही है, इसका मतलब है कि इस स्टडी में भी प्रूव हो गई है और पहले भी किसी स्टडी में प्रूव हुई है, ठीक है। एंड ऑफन दे ऑफन यूज विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, ये भी इस स्टडी 3 स्टडीज में 11, 12 और 13 में प्रूव कर दी गई है। अब इसके रीजंस क्या हैं या इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? क्या डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं? ओवर द काउंटर सेल्स हैं एंटीबायोटिक्स की, हाई कॉस्ट, आवाज आ रही है? अच्छा, फिर उसके बाद ओवर द काउंटर सेल्स हैं, हाई कॉस्ट ऑफ द मेडिकल कंसल्टेशंस हैं। I just want to see, हाँ, yes, okay. कॉस्ट ऑफ द मेडिकल कंसल्टेशंस हैं, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं। बच्चा बीमार हुआ, एंटीबायोटिक दे दी। फिर जो उस एरिया में प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं है, डिससैटिस्फैक्शन है, और फला ताई की बेटी ने कहा था कि ये वाली दवा दो, तो मेरे बच्चे को पेट दस्त हुए थे और उसको डायरिया हुआ था और उसको मैंने ये दवा दी थी, बेहतर हो गया, तो तुम भी ये दे दो। अब डॉक्टर अच्छा नहीं है, क्या करें, मजबूरी है, ये कर दिया। Then previous studies also suggest that increased antibiotic prescription might increase self medication with antibiotics. ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो कि वर्ल्ड ओवर प्रूवन है, और डिटर्मिनेंट्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हमारी नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो क्या है कि दिस में बी अ पर्टिकुलर relevance in Mongolia, where injection usage is high as many other formerly socialist countries. 13 इंजेक्शंस पर, अच्छा, अब आपने क्या बता दिया, एक कंट्रोवर्सी बता दी। पहले आपने बता दिया था कि वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है, अब आपने एक कंट्रोवर्सी डिस्कस कर ली कि 13 इंजेक्शंस per person per year and prescription of antibiotics is widespread and often inappropriate. Moreover, after the establishment of a market-based economy in 1990, the number of private pharmacies rose sharply in Mongolia. This has increased the use of medicine by the population. 2001 July, a ministerial decree announced measures to stop over-the-counter sales of non-prescribed drugs, but in practice, this still happens. Again, एक ऑर्डर आ गया मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई. Children are particularly prone to high rates of antibiotic use. Many parents ask pediatricians for antibiotics for conditions such as viral upper respiratory infections. वायरल में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, मगर पेरेंट्स क्या है कि जी हमें एंटीबायोटिक दे दो, without even, so here a doctor's concern is required, but इन्होंने parents demand कर रहे हैं. A qualitative survey reported that parents in Mongolia used antibiotics such as chloramphenicol to treat children diarrhea, and another study noted that 32 to 35% of families practiced self injection at home. अच्छा, अब हमारी जो स्टडी का टाइटल था वो क्या था? यूज ऑफ नॉन प्रोस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स फॉर चिल्ड्रन इन एन अर्बन कम्युनिटी इन मंगोलिया. अब ये वाली चीज डिस्कस हो चुकी है कि वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है,
हमारे मंगोलिया में क्या हो रहा है, मंगोलिया में इंजेक्शन ज्यादा यूज हो रही हैं और पीडियाट्रिशियंस के को सॉर्ट ऑफ पेस्टर किया जा रहा है कि आप हमें एंटीबायोटिक्स दे दें। तो अब हम अगर हमें ये फॉर श्योर पता नहीं है कि उस अर्बन सोसाइटी में मंगोलिया में हो रहा है कि नहीं हो रहा है नॉन प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स का यूजेज। अब to the best of our knowledge, however, no previous representation of the community-based studies in Mongolia have investigated the prevalence and determinants. Moderator, ये please cameras बंद करें students के। Have investigated the prevalence and determinants of caregivers' practice of using non-prescribed. ये आपका आ गया gap in the knowledge. This is your sort of a rationale कि आप ये study क्यों करना चाह रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड ओवर हुआ है, उसके determinants क्या थे, मगर मंगोलिया में क्या reasons थी, we are still not sure. तो और उसकी significance क्या होगी, उससे in the long run, the aim of the present study would be to determine the prevalence of administration of non-prescription antibiotics under 5 years of age and to identify factors associated with non-prescription. कि इस community में क्या आया, वैसे ही problems, वही determinants हैं या different हैं? We don't know. So this is what we will find. And that's about it. I can now take question and answers. Yes. एक चीज मैं बहुत सिंसियरली आप लोगों को बोलना चाहूंगी, वो ये कि सिंस यू आर इन थर्ड ईयर नाउ और अभी ये आप लोगों का कोर्स स्टार्ट हुआ है, लिटरेचर सर्च हो गई है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च हो चुका है और इंट्रोडक्शन राइटिंग हो चुका है। यू कैन डू 2 थिंग्स। अगर तुम लोगों के कोई अच्छा मेंटर मिल जाता है तो प्लीज गो अहेड, स्टार्ट अ न्यू रिसर्च। कोई नहीं मेंटर नहीं मिलता है तो प्लीज गो फाइंड somebody, some researchers who are already doing researches and start doing it with them. At this point in time, it is not very important कि तुम्हें किस level की authorship मिलती है in the research, right? But what is important, you will learn how to do a research. Even if you are getting 6th, 7th authorship, please go ahead and do it. So you will learn. It will, in the long run, आप यकीन करो, in the long run, when you're in the community, अब पाकिस्तान में भी research की standing हो गई है. When you're starting a job, you will be asked how many papers do you have to your name. And when especially people going abroad, they have to really cater for it. They will be asked 100% कि क्या studies आप लोगों ने की हैं. So please, I would suggest कि खुदा का वास्ता कोई ना कोई research करना शुरू करो. This would really help. अच्छा जनाब, कोई questions हैं तो please throw at me. If there's anything that you've not understood, please go ahead. Hiba is saying, Acha, thank you. You're most welcome, beta. I'm glad that it has been, I have conveyed what it was supposed to be. Samran also saying thank you. Tanveer Ahmad saying thank you. Mahin Mazhar. But are there any, and you do not have any queries? Please, मुझसे, अच्छा मेरा email address है munazza.ubaid at munazza. I think जी there is a question. What is the difference between an abstract and a summary? हाँ ये एक आया है, ठीक है. This is kebab में हड्डी. अरे यार ये But तो your attendance will not be marked if you will name this type of things. अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, बेचारे लॉकडाउन में ये तो फ्री भी ना करें तो क्या करेंगे. They are getting a lot of from you then. हाँ,
डिस्ट्रैक्शन ना हो, बस ये कि अगर इसने हाँ सवाल जबरदस्त एग्जैक्टली, दिया है, एब्स्ट्रैक्ट हाँ एंड ये सवाल इज सीरियस। सैलेड, हाँ बिल्कुल ठीक है जनाब। कबाब में हड्डी, तुम जो है वो ये समझो कि एब्स्ट्रैक्ट और समरी में फर्क ये है कि समरी तो आपने उसको अलग अलग से सिग्निफाई नहीं करते हैं कि जी इसमें टाइटल ये है और क्या कहते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव्स ये हैं और रिजल्ट्स हैं। उसमें एब्स्ट्रैक्ट में 4 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपने टाइटल तो ज़ाहिर है मेंशन कर ही दिया, अब आप उसके अंदर मेंशन कर देंगे ऑब्जेक्टिव्स। आपने अब उसमें मेंशन कर देना है जो सॉर्ट ऑफ आपकी पंच लाइन है या इंट्रोडक्शन वाला बैकग्राउंड वाला पार्ट हम कह देंगे, थोड़ा सा वो आ जाएगा आपके जिसके अंदर मेथोडोलॉजी भी इंक्लूडेड हो जाएगी। सो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए, मेथोडोलॉजी हो गई, रिजल्ट्स हो गए और कंक्लूजन हो गया। ठीक है, ये 4 चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट में आती हैं। समरी में आपने ओवरऑल बस एक ओवरव्यू दे दिया कि जी ये आपकी हमने ये स्टडी की और इसमें हमारे ये रिजल्ट्स आए और that's about it. अब now it depends where that summary is required. ठीक है ना, अगर आप अच्छा, और समरी एज इन किसी रिसर्च का हिस्सा नहीं है, आपको जर्नल में कहीं समरी नहीं मिलेगी। समरी आपको सिर्फ एक, अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोफेसर कह रहा है कि जी तुमने ये रिसर्च की है, अब मुझे इसका एक समरी दे दो, तो वो एक सॉर्ट ऑफ एन अनऑफिशियल थिंग है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट इज मोर ऑफ ऑफिशियल थिंग। ठीक है, अच्छा जनाब, बहुत सारे थैंक यू है, मगर सवाल कोई नहीं है। तुम लोग 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये कि किसी ने कुछ सुना नहीं है, या ये कि बहुत ज्यादा अच्छा मैंने पढ़ाया है। हैं जी, अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं। अच्छा जनाब, और आगे आ रहे हैं सवाल। ईमेल बता दूं, हाँ, munazza.ubaid munazza.obaid@duhs.edu.pk। आई वुड वांट कि अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो मैं ज़ाहिर सबको नहीं इंक्लूड कर सकती किसी रिसर्च में, मगर ये कि आई कैन गाइड यू टू पीपल who will be interested in doing papers and then आप लोग उनके साथ कर सकते हैं। The study in Mongolia again, देखो उसके अंदर स्टडी में सिर्फ एक, मैं तुम्हें अब यहाँ पर कबाब में हड्डी सुनना, मैं समरी दे रही हूँ। ठीक है, उसमें समरी क्या है कि मंगोलिया में हमें ये देखना है कि अर्बन सोसाइटी में नॉन प्रिस्क्राइब ड्रग्स यूज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, या एंटीबायोटिक्स यूज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, हमने इसमें सबसे पहले ये बात कर ली कि एशिया, अमेरिका और यूरोप में क्या चीज हो रही है, और फिर हमने ये बात कर ली कि मंगोलिया में क्या प्रैक्टिस हो रही है, और अब हमने बात करनी है ये कि हमारे पास मंगोलिया में अनप्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं, और अगर दी जा रही हैं तो क्यों दी जा रही हैं, उनकी क्या डिटर्मिनेंट्स है, क्या वजह है। हम इसमें जाके पेरेंट्स से इंटरव्यूज करेंगे और पेरेंट्स से पूछ लेंगे कि भाई आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिकली मंगोलिया की स्टडी का वो था। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, व्हाट इज द रिसर्च पेपर एंड रिव्यू पेपर। अच्छा, कैन यू प्लीज सेंड योर ईमेल इन राइटिंग इनटू द ग्रुप चैट। यस आई कैन। दूसरा फिर क्या है, डिफरेंस रिसर्च पेपर एंड रिव्यू पेपर आर्टिकल। देखो आर्टिकल वो चीज है जो कि आपने पब्लिश कराने के लिए भेजनी है। ठीक है, और रिसर्च पेपर इज व्हाट यू हैव रिटन, इन द सेंस के वो उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, मगर जब आप पेपर लिखते हो तो उसमें आप सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करोगे। आई होप कि मैं तुम्हें समझा सकी हूँ। दिस इज माई ईमेल एड्रेस। अच्छा, और कौन है, एक और पीछे मुझे एंड में सवाल नजर आया था। What is the difference between abstract and standard? ये तो हो चुका है, और कहाँ गया भाई। Can you explain the study in Mongolia? Amazing. अच्छा, thank you so much वहाँ। what is the difference between research? ये हमने जवाब दे दिया, ईमेल बता दी,
आपने अच्छा पढ़ाया, अच्छा थैंक यू। Synopsis and abstract is the same thing? No, synopsis and abstract are not the same thing. Synopsis is some sort of a protocol that you write, sending in for your IRB approval. अच्छा देखो, मैं यहाँ पे छोटा सा एक ब्रीफ जल्दी से तुम्हें बता देती हूँ कि सीक्वेंस क्या होनी चाहिए रिसर्च की। हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने रिसर्च पेपर लिखना है ना, उसके अंदर क्या चीजें होंगी आपकी? आपका टाइटल होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपको इंट्रोडक्शन होगा, आपकी टाइमलाइन होगी कि आप कितने दिन में ये कंप्लीट करोगे, मेथोडोलॉजी होगी, मेथोडोलॉजी के अंदर फिर अगेन चीजें आ गई, स्टडी डिजाइन होगी, सैंपल साइज होगा, डेटा टूल कौन सा यूज करें, डेटा एनालिसिस होगा, डेटा एनालिसिस के बाद आपकी एथिकल कंसिडरेशन, ये सारी आ गई आपकी मेथोडोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना बजट भी लिखना है, इवन इफ आपने सेल्फ फाइनेंस करना है उसको, मगर फिर भी आप एक छोटा सा बजट बनाएंगे कि फोटोकॉपीज होंगी या नहीं होंगी तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, आपने स्टैटिस्टिशियन हायर किया तो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी, आपने 2-3 जगह पे जाके डेटा कलेक्ट करना है तो उसकी ट्रैवल कॉस्ट क्या आएगी, ये बजट हो गया। अब ये सारी चीजें आपने कंपाइल कर ली, ये आपका सिनॉप्सिस हो गया। I'll revise again. सिनॉप्सिस में क्या हो गया? आपका टाइटल आ गया, आपके ऑब्जेक्टिव्स आ गए, आपकी इंट्रोडक्शन आ गई, इंट्रोडक्शन के अंदर आपकी रैशनल आ गई और बैकग्राउंड आ गया, फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी आ गई, मेथोडोलॉजी में स्टडी डिजाइन आ गया, सैंपल साइज आ गया, डेटा टूल हो गया, डेटा एनालिसिस आ गया और एथिकल कंसिडरेशन आ गई, फिर आपका बजट आ गया, टाइमलाइन आ गया एंड द क्वेश्चन है, द टूल दैट यू गोइंग टू यूज, ये सब मिलके आपका बन गया सिनॉप्सिस, ठीक है। ये वो चीज है जो आप आईआरबी में भेजेंगे, आपको आईआरबी से परमिशन मिलेगी तो आप डेटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट इज sort of an official summary which would have 4 important things. क्या? Objectives, methodology, results and the conclusion. अब आप डिफरेंस देख रहे हो, सिनॉप्सिस में रिजल्ट्स और कंक्लूजन नहीं थे। Results and conclusion are something that you will get after you have done your research. Synopsis में आपके results और conclusion से पहले का सारा पार्ट होगा, ठीक है। So this is the difference between synopsis and abstract. I think clear हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद और आया, how does one define those controversies you mentioned in the introduction about the antibiotic study? पेपर में मिलेंगे आपको, स्टडी करें, आप रिसर्च करें, लिटरेचर सर्च करें, सर्च इंजन हमारे गूगल स्कॉलर बहुत अच्छा है, पबमेड बहुत अच्छा है, तो इसमें आप ढूंढिए कि फलां स्टडी, अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टडी पब्लिश होती है ना तो उसके अंदर भी वो कंट्रोवर्सीज मेंशन कर देंगे कि ऐसी कंट्रोवर्सी इस स्टडी के बारे में, जैसे कि उसमें उसने मेंशन किया था मंगोलिया वाली में ना कि हमारे बच्चे जो हैं वो वायरल डायरिया के लिए भी एंटीबायोटिक्स मांग रहे हैं, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल थिंग, राइट। अच्छा, while writing an official paper, do we need to use special medical vocabulary and grammar? Because special medical vocabulary, of course, is important, but then you do not have to use jargons. Sometimes, for example, आपकी research paper कोई एक student भी पढ़ रहा होगा, ठीक है, medical student ही है या biology का student है, he may not know the specific medical vocabulary. He may not know detailed procedure के नाम, ठीक है। तो उस सूरत में ब्रैकेट में अगर आप डालना चाहते हैं, एक आसान नाम यूज करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन कर दें, ठीक है ना। बट ये कि बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा हाई फाई फ्लावरी लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ईमेल एड्रेस
एवरीवन के लिए भेजा ना मैंने, नहीं भेजा? अच्छा ये क्यों ऐसा हुआ? ठीक है, आई विल डू इट अगेन. Is IRB submission and approval being given nowadays, and what's the procedure to do it at home? देखो आपने प्रोटोकॉल लिख लिया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको irb.duhs@edu.pk पे सेंड कर देंगे. अब इसमें एक और ट्रिकी बात ये है कि डिपेंड्स कि आप डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. अगर आप कम्युनिटी से कर रहे हैं तो आपको कम्युनिटी से एज सच क्या कहते हैं परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप डीएम से लेना चाहते हैं तो आपने डीएमसी के प्रिंसिपल से परमिशन लेनी होगी. तो ऑनलाइन आप उनको ईमेल करें और वो आपको दे देंगे एडमिशन अपना परमिशन. नजर और DHS ये फॉर एवरीवन आ गया है सपोज, ठीक है. आईआरबी का जवाब दे दिया ना मैंने. Abdul Muiz, I think I've answered it. Do CAP studies require an IRB approval? Each and every study requires IRB. So IRB has to be done. Yes, Institutional Review Board. I'm sorry, Mahad, for not reading your message earlier. I think that's it. और क्या message आया है आगे? ठीक है अब्दुल मुइज. अच्छा जनाब, तो आप लोग बस मुझे मम कैन यू सेंड थैंक्स, कैन यू सेंड द IRB email? आई विल हैव टू लुक फॉर इट, वेट. और मे बी यू हैव माई email address, प्लीज मोइज आप मुझे email कर दीजिए तो मैं आपको IRB का email address भेज दूंगी, ठीक है. And if you need any kind of guidance, I'm here. I don't mind supervising. बहुत सारों का नहीं, and please serious जो लोग काम करना चाहते हैं वो अप्रोच करें. ओके.